नमस्कार, एफ जंक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं नितिन कालरा और इस बीच वायदा बाजार के अंदर आज हम ये चेक कर लेंगे कि ठीक एक्सपायरी से पहले कि कौन से सौदे आपको रखने हैं और कौन से सौदे फिलहाल अभी छोड़ने हैं। 17,000 के ऊपर आ गया निफ्टी हरे निशान में। और आज जितना मार्केट ने गैप दिखाया, एक तरफा मार्केट आज चला और इस सारी की सारी रिकवरी आज आपको आती हुई दिख रही है। बैंक निफ्टी के अंदर सिर्फ 41 अंकों का आज नुकसान है। मार्केट ने एक और अच्छी चीज़ किया कि आज गैप के साथ 200 दिन के एवरेज को तो ब्रेक किया, लेकिन उस गैप के बाद मार्केट वापस ऊपर आ गया और इस समय डेज हाई पे है। इंडिया विक्स इस समय 21.5 पे है। अगर 21 या 20 के नीचे खिसक जाए तो फिर आपके काम आएगा। पहले 5 बड़ी बातें आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। 17,800 एक अहम सपोर्ट आज मार्केट के लिए साबित हुआ और इसने यहीं से रिकवरी दिखाना शुरू किया। आज वापस से हमने 200 दिनों की एवरेज 200 डैमा 16,990 को वापस से रीगेन कर लिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी स्क्रीन पर आएगी मार्केट के अंदर, वो ये है कि निफ्टी ने 200 दिन की अपनी एवरेज को वापस से रीगेन किया। ये काफ़ी बेहतर आपके लिए एक पॉइंट होगा और आज उन लोगों के लिए जो कि फ़िलहाल इस पर ट्रेड करना चाहते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपकी स्क्रीन पर आएगी और उसके अंदर अगर आप देखेंगे, ऑटो, आईटी, फार्मा शेयरों में आज आपको सपोर्ट देखने को मिल रहा है। खासकर ऑटो और फार्मास्यूटिकल्स, ये डिफेंसिव और एग्रेसिव का कॉम्बिनेशन आपको अपनी स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, रुपए में रिकॉर्ड कमजोरी है। $1 का भाव अब करीब 82 रुपए के आसपास आ चुका है। हालांकि इससे जुड़े हुए जो भी सेक्टर्स हैं वो अपना अपना भी काम करते हुए दिख रहे हैं। इंडिया विक्स में आज थोड़ी फिसलाहट वापस देखने को मिली। अभी तो 51-52 के आसपास है, लेकिन अगर 21 के नीचे खिसक गए तो डैमेज कंट्रोल जो हो सकता है वो 200 दिन के एवरेज का वो काफ़ी हद तक होता हुआ दिखेगा। रिपोर्ट कार्ड से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। कल के मेहमान थे हमारे प्रशांत सावंत, उनका पहले रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, फिर आज के मेहमान राहुल शर्मा से जुड़ेंगे जो कि जीएम फाइनेंशियल से हैं। पहले रिपोर्ट कार्ड। तो रिपोर्ट कार्ड के अंदर कल उनके एक शानदार ऑप्शंस का ट्रेड था माइंड्री का। वो 3200 की कॉल उन्होंने हमको सुझाई थी, जिसका कल का भाव 181-180 रुपये के आसपास था। हालांकि जिस समय वो कह रहे थे लेने के लिए, उन्होंने एक रेंज बताई थी 160 से 180 रुपये के बीच में। 30% तक का रिटर्न आपको मिला होगा यहाँ पे। और का शानदार एक कॉल चली है माइंड्री की। कल और आज दोनों ही दिन माइंड्री चलता हुआ दिखा है। अगर आप इनकी कॉल्स पे ट्रेड करते हैं तो आपको अच्छा बेनिफिट हुआ होगा। हीरो मोटोकॉर्प उन्होंने बेचने की रिकमेंडेशन दी थी, करीब 2% का गेन यहाँ से आया होगा। महानगर गैस उनकी लिस्ट में था जिसको बाय कर सकते थे और उन्होंने हमारे सामने टारगेट स्टॉप लॉस भी दिए थे। तो एमजीएल के अंदर 3% तक का गेन एक शानदार मिला। साथ ही साथ गुजरात गैस को लेकर जब चर्चा हुई थी तो 2% का गेन वहाँ से। एसबीआई कार्ड में भी करीब 2% की शानदार तेजी आई। और इसके अलावा एमजीएल के बारे में तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो 5 चीज़ें, इनफैक्ट हमने 5-6 शेयर्स उनके साथ डिस्कस कर पाए थे और हमने ये बात कल रखी भी थी कि आप जो भी सौदे रखें वो अच्छे रखें, कम रखें लेकिन वो अच्छे सौदे रखें। फिलहाल ये सारे की सारी चीज़ें आपकी स्क्रीन पर आती हुई दिख रही है। करीब 2 से 3% तक की तेज़ी आपको स्क्रीन पर बनती हुई दिखेगी। खैर, अब आज का सौदा समझना बहुत ज़रूरी है कि अब क्या किया जाए मार्केट के अंदर। और आज के मेहमान राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे ज़रा करते हैं बातचीत। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। आज आप पधारे हैं तो आज देखिए 17,000 आ गया वापस से सर निफ्टी और 16,800 का अच्छा बेस भी बन गया। आज हमने गैप के साथ तो 200 दिनों की एवरेज को ब्रेक किया, लेकिन धीरे धीरे खिसक के आज हमने 200 दिन के एवरेज का जो डैमेज हुआ था शुरुआत में उसको कंट्रोल कर लिया। सर, आपकी रिकमेंडेशन थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग हुई है। अब 16,800 17,000 हमारा बेस बनने वाला है या फिर अभी ये जल्दबाजी है कहना सर? देखिए, जो यूएस मार्केट्स में जो मेन दिक्कत शुरू हुई थी वहां पर अगर आप आवरली चार्ट देखेंगे तो डाउ जोन्स और S&P 500 दोनों में बुलिश डाइवर्जेंसेस है, यानी कि एक बाउंस बैक यहाँ पर डेफिनेटली बनना चाहिए। काफी हैवीली ओवरसोल्ड टेरिटरी में है यूएस मार्केट्स और अपने मार्केट में आज ये हुआ है कि सुबह के सेशन में, इनफैक्ट सुबह के आधे घंटे में जो अपने 200 दिन का ईएमए है यानी कि 16,872, ये लेवल सस्टेन हुआ और उसके बाद हमने एक बाउंस बैक देखा है। अब मेरे हिसाब से अब तक तो ये प्योर बाउंस बैक ही है। कोई बड़ा रिवर्सल का कंफर्मेशन के लिए थोड़ा समय लगेगा, थोड़ी जल्दबाजी होगी इसे रिवर्सल कहना। जैसे आपने शो की शुरुआत में कहा, इंडिया विक्स पर नजर रखिए। जब तक इंडिया विक्स 20 के नीचे मेल्ट नहीं होता है, आप डे ट्रेडर रहिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर और जहां तक हो सके पोजीशंस कैरी ओवरनाइट ना करें। अभी 21.50 के आसपास चल रहा है। क्लोजिंग तक अगर इसमें कूलिंग ऑफ आ जाती है और ये 20 के नीचे आ जाता है तो वो बहुत ही पॉजिटिव संकेत रहेगा और उस केस में मुझे लगता है कि यहाँ से बाउंस बैक और कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा।
तो फिलहाल मेरे हिसाब से 17,000 के ऊपर आना पॉजिटिव संकेत है। अगर हम यहाँ पर और सस्टेन होते हैं तो 17,150 माफ कीजिए 175 तक के लेवल्स आपको निफ्टी में यहाँ पर अगले लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, देखिए बैंक निफ्टी में डबल बॉटम था 38,950 का। 29 अगस्त को ये बॉटम बनाया था हमने, 23 अगस्त को ये बॉटम बनाया था। डबल बॉटम आज इंट्राडे में रिटेस्ट करके बैंक निफ्टी ने यहाँ से एक बाउंस बैक दिया है। मेरे ख्याल से ये बाउंस बैक बैंक निफ्टी को तकरीबन 38,800 39,000 तक ले जा सकता है, प्रोवाइडेड आज इंडिया वीक में हमें करेक्शन देखने को मिले। तो दोनों इंडाइसेस में वेट एंड वॉच की रणनीति रहेगी। ओवरऑल जो जो बड़ा सेटअप है वो अभी भी मेरे हिसाब से बुलिश ही है, कोई दिक्कत नहीं आई है। जब तक 16,640 का लेवल निफ्टी में नहीं टूटता है, मेरे हिसाब से पोजिशनली हमें हायर हाई हायर लो का जो सेटअप है वो इंटैक्ट दिखाई देता है। और हमें लगता है कि ये एक जो वोलेटिलिटी है आने वाले 4 से 5 सेशन में मेरे हिसाब से और रह सकती है। कल मंथली एक्सपायरी है, फ्राइडे को आरबीआई की मीट है। आई थिंक ये वोलेटिलिटी जब थोड़ी सेटल हो जाएगी उसके बाद में मुझे लगता है कि एक अच्छी रैली बनेगी अक्टूबर सीरीज में। तो फिर एक काम ये कर सकते हैं कि जिनको ये छोटे छोटे टारगेट स्टॉप लॉस लगाने हैं वो एक जरा रेंज बता दीजिए जिनकी 1-2 दिन की पोजीशन हो, और जो बड़े टारगेट्स हम ऑलरेडी आपसे समझ ही चुके हैं कि आप ये कह रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो छोटे टारगेट और छोटे स्टॉप लॉसेस अगर आपको दे पाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही सर। जी हाँ, देखिए जहाँ तक निफ्टी का सवाल है, इंट्राडे का जो मूव है मेरे हिसाब से यहाँ पर पूरा हुआ 17,020 के आसपास ट्रेड कर रहा है अभी। मेरे हिसाब से रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पर फेवरेबल नहीं है। इनफैक्ट 17,050 के आसपास आता है तो शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढे, 150 का स्टॉप लॉस लगाए और इंट्राडे मुझे लगता है कि वापस एक बार 17,000 के नीचे डिप दे सकता है। तो निफ्टी के अंदर सेल ऑन राइज रहेगा इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए। और साथ ही में बैंक निफ्टी के अंदर मुझे लगता है कि 38,500 के आसपास शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। स्टॉप लॉस छोटा सा लगाइए 38,700 का, और यहाँ पर मुझे लगता है कि वापस एक तकरीबन 38,200 तक का डाउन मूव आपको सेकंड हाफ में बनता हुआ दिख सकता है। तो दोनों इंडाइसेस अभी फिलहाल नो ट्रेड जोन में है, लेकिन अगर थोड़ा सा बाउंस बैक और दिखे तो वहां पर इंट्राडे के लिए शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। ओके ठीक है, हालांकि अभी तो नो ट्रेड जोन के अंदर है, लेकिन सेल आपको जो करना है, राहुल शर्मा जहाँ पे आपको नाम लिखा हुआ दिख रहा है वहीं पे हम आपके सामने ये भी लिख रहे हैं कि 1750 के आसपास आप इसको शॉर्ट करना चाहे तो करें, वापस 17,000 आपको मिल जाएगा, लेकिन 17,150 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। ये कोई कंपलसरी सौदा नहीं है, ये कोई ऑप्शनल सौदा नहीं है, ये एक्चुअली उन लोगों के लिए जिनके पास पोजीशंस पहले से पड़ी हुई है। अगर जो नया कोई ट्रेड बनाना चाहता है ना तो उसके लिए शायद नहीं होगा ये अच्छा ट्रेड। ये अगर उसको स्विंग ट्रेड भी लेना है तो अभी थोड़ा रुक जाए, वो ज़्यादा अच्छे से उसको और मिल जाएंगे मौके। आज अगर कॉन्फिडेंस थोड़ा देखते 17,800 16,800 का एक स्टॉप लगाते तो शायद आपका स्विंग हो गया पूरा। लेकिन ये हम थोड़ा इसलिए पता कर रहे हैं सर से ताकि जिनके पास ये पोजीशन है उनको थोड़ा आइडिया लग जाए। अब अपने इंट्राडे के प्रॉफिट्स को बुक करना अगर चाहते हैं तो 1750 तक बुक कर ले, क्योंकि वहाँ से आके फिर एक सेलिंग का प्रेशर बन जाएगा। इसलिए हमने ये आपको स्टॉप लॉस और टारगेट आपको दे रहे हैं कि जिनके पास पोजीशन है इंट्राडे के प्रॉफिट्स बुक कर रहे कीजिए, और जिनको आज सुबह मौका नहीं मिला लेकिन वो चाहते हैं हमने भी सेकंड हाफ में इंट्राडे में कुछ पोजीशंस कमा सकें तो फिर उनके लिए स्टॉप लॉसेज और टारगेट काम करेंगे। ये कोई मैंडेटरी सौदे नहीं है। फिलहाल इंट्राडे के स्विंग ट्रेड जो मेजर स्विंग ट्रेड से वो काफ़ी हद तक निकल चुके हैं। खैर आगे बढ़ते हैं, अब जरा तेज़ी वाले सौदों पे सीधा आ जाते हैं। आज के फ्रेश लॉन्ग्स पोजीशंस कौन सी है वो आपके पहले स्क्रीन पर आएंगे। सर 2 शेयर हमने निकाले हैं जहाँ पे आज ताज़ा खरीदारी होती दिख रही है। पहला है सन फार्मा। सन फार्मा एक्चुअली टूटा ही नहीं था, अगर आप इसको अच्छे से नोटिस कर रहे हैं पिछले 4-5 दिन से, तो इस शेयर ने बहुत ज़्यादा करेक्शन दिखाई। 900 को किसी न किसी तरह से क्लोजिंग बेसिस पर बचा के ही चला जाता था। आज ये उन चुनिंदा शेयर्स में से एक था जिसने पहला साइन, फर्स्ट जैसे ना सिग्नल दे दिया था कि मैं तो चलूँगा, बाजार चले ना चले। पहले 5 मिनट के इसके अंदर लॉन्ग पोजीशंस बनना शुरू हो गई थी और बैक टू बैक अब 3% ऊपर है। दूसरा एशियन पेंट्स, इसने क्रूड की बेनिफिट्स को अपने फेवर में लिया और उसके बाद से मार्केट का कॉन्टेरियन प्ले हो गया। पहले तो कॉन्टेरियन था, अब शायद ग्रोथ का हिस्सा भी बन जाएगा, यानी कि और चल सकता है। सर आपकी रिकमेंडेशन दोनों शेयर्स पे, सन फार्मा और एशियन पेंट्स पे, अभी क्या किया जाए? डिम्पी जी, सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि पेपर लीक हुआ है, बिकॉज हमारे जो दोनों टॉप कन्विक्शन आइडियाज है वही इस पहली श्रेणी में आए हैं। देखिए मैं थोड़ा सा इसको एक स्टेप आगे आपसे लेके ही हम जाऊंगा। सीख रहे हैं, आपसे ही हम सीख रहे हैं, धीरे धीरे आपसे ही सीख के यहाँ तक पहुँचे हैं। नहीं, देखिए मार्केट सबसे बड़ा गुरु है, मार्केट इज अबव ऑल। आई थिंक यहाँ जो लर्निंग मार्केट देता है और कोई नहीं दे सकता है।
देखिए मैं इसको एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा। दोनों में व्यू तो तेजी का ही है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क को कंट्रोल में रख के या रात को चैन से सोना चाहते हैं तो पेयर ट्रेड किया जा सकता है। यानी कि आप निफ्टी को शॉर्ट कर दीजिए, एशियन पेंट्स को बाय कर लीजिए। देखिए अगर आप सिंपल एक रेशियो चार्ट देखेंगे निफ्टी वर्स एशियन पेंट्स वर्सेस निफ्टी का, तो एक आउट परफॉर्मेंस आने को है। मुझे लगता है कि अक्टूबर सीरीज में अच्छी आउट परफॉर्मेंस रहेगी, जहां पर एशियन पेंट्स अच्छा करेगा निफ्टी के कंपैरिजन में। तो आप एशियन पेंट्स को बाय करके चले, या तो इंडिविजुअल आप अगर बाय करते हैं तो 3420 का स्टॉप लॉस लगाए, 3700 तक के टारगेट हमें लगता है आ सकते हैं। दूसरा ये है कि अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट थोड़ा अनकंफर्टेबल है, पोजीशन कैरी नहीं करना चाहते हैं, तो आप एक पेयर ट्रेड बिठा के चल सकते हैं, जहां पर आपने एक लॉट एशियन पेंट्स का बाय किया और एक लॉट निफ्टी फ्यूचर्स का शॉर्ट किया अक्टूबर महीने में। दोनों के दोनों ट्रेड अक्टूबर सीरीज में करें, ताकि आपको रोल ओवर न करना पड़े कल के सेशन में। तो ये एक ट्रेड है जो आप थोड़ा सा रिस्क को कम करके, थोड़ा सा मार्केट का मूड माहौल देख के, वोलाटिलिटी को ध्यान में रखते हुए ऐसा ट्रेड किया जा सकता है। जहां तक सन फार्मा का सेटअप है, सन फार्मा में हमें लगता है कि 890 के स्टॉप लॉस से इसमें लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा है पिछले कुछ सेशन से, और हमें लगता है जिस हिसाब से सिप्ला में मूवमेंट आया है, यहाँ पर सन फार्मा में 1000 रुपए तक की तेजी देखने को मिल सकती है। तो सन फार्मा में भी जो सेटअप है वो काफी बुलिश है और काफी बढ़िया है। ओके ठीक है, सन फार्मा का सेटअप भी काफ़ी बुलिश है और एशियन पेंट्स का भी सेटअप काफ़ी बुलिश है। और अगर आप देखना चाहें तो निफ्टी का शॉर्ट करके उसके अगेंस्ट में कुछ सौदे रखना चाहते हैं लॉन्ग साइड पे, तो फिर आपके लिए सन फार्मा और एशियन पेंट दोनों ठीक है। मैं एक बार दोनों के जरा एक बार चार्ट आपको दिखा दूंगा। पहले जरा एशियन पेंट्स पे आ जाते हैं। ये हमने डेली चार्ट आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे और आप जरा 12 लेवल्स नोट कर लीजिएगा अच्छे से। 3700 तक जा सकता है। आपको 34-20 का स्टॉप लॉस रखना है। 35-26 अभी चल रहा है, रिस्क और ज़्यादा ठीक है। एशियन पेंट्स में दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आप मेरे को स्क्वीज़ कीजिए तो आपको वो चीज़ें साफ साफ दिखेंगी। आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर हमने एक गोला मार्क किया हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये फर्स्ट रेजिस्टेंस था मार्केट का। उसके बाद एक स्टीप फॉल होने के बाद ये सेकंड और एक थर्ड, यानी कि एक बार का जो रेजिस्टेंस पहले नहीं तोड़ पाया था, जितनी गिरावट थी, ना केवल उस शेयर ने उस गिरावट को ख़त्म किया, बल्कि अब नई जर्नी की तरफ बढ़ने को है। और मैं इसको अगर थोड़ा सा और पीछे ले जाऊंगा तो आपको यहाँ पे भी उसी तरह का एक सेम रेजिस्टेंस वाला एरिया भी दिखेगा। तो आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अटैम्प्ट के बाद नाउ दिस इज़ द फोर्थ अटैम्प्ट जब मार्केट के अंदर ये चलने को ये शेयर तैयार है। इससे पहले वाले फेज़ में और इस वाले फेज़ में फ़र्क क्या है? इस पहले वाले फेज़ में आपके पास कोई कंसोलिडेशन नहीं था, लेकिन इस बार ये शेयर कंसोलिडेट करके चल रहा है, अपने लोस को बार बार प्रोटेक्ट कर रहा है। 50 दिन की एवरेज नियर बाय एवरेज है, कोई बहुत दूरी का गैप नहीं है, तो इस सारी चीज़ के फेवर में। दूसरा, डिलीवरी बेसिस के अंदर पिछले 6-7 दिन में काफ़ी बढ़ा है, मैं आपको दिखा नहीं सकता बट डिलीवरी बेसिस का बढ़ा है। और दूसरा, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया है। ये मार्केट के कॉन्टीरियन चल रहा है तो है ही है, ये तो फ़ायदे का सौदा है ही इसके लिए। और आगे चल के आपको पता है कि 6 महीने फेस्टिवल वाले हैं और इनकी सबसे अच्छे नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स इंस्टीट्यूशनल सेल से और रिटेल सेल से इसी क्वार्टर्स में आते हैं। तो एशियन पेंट्स आपके लिए बिल्कुल ठीक होगा। सन फार्मा पे भी आप बाय कॉल ले लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये दोनों के दोनों सौदे आज तेज़ी के होने चाहिए। अगर आप निफ्टी पे ट्रेड नहीं करना चाहते, इन पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, सेक्टर स्पेसिफिक शायद मूवमेंट आपको ज़्यादा अच्छा मिल जाए। सर शॉर्ट कवरिंग पे आ जाते हैं जरा। कैनफिन होम्स के अंदर आज कई दिनों की तेज़ ताबड़तोड़ गिरावट के बाद कुछ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। मुथूट फाइनेंस में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। आपकी रिकमेंडेशन में सर? जी हाँ, देखिए जहाँ तक कैंपिन होम का सेटअप है, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग के चांसेस ज्यादा है, बिकॉज ओवरऑल 450 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्टॉक को। और इनफैक्ट आज 450 के पास ही बॉटम बना के इसमें एक बाउंस बैक देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको 490 500 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। शॉर्ट्स काफी हैवी है इसके अंदर, यानी कि जो पूरे फॉल में इनफैक्ट काफी अच्छा एडिशन हुआ था, और कहीं ना कहीं एक्सपायरी के पहले यहाँ पर एक फैक्टर देखने को मिल सकता है। तो 450 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। 500 तक के लेवल्स मुझे लगता है कैंपिन होम में यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग में देखने को बन सकते हैं आज या कल। ठीक है सर, मुथूट फाइनेंस में कोई ट्रेड होगा या फिर इसको छोड़े? जी देखिए, मुथूट फाइनेंस को मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है 50 डे मूविंग एवरेज का 1052 का, मेरे हिसाब से ये लेवल निकलेगा, उसके बाद आई थिंक यहाँ पर ट्रेड लेना एडवाइजेबल होगा। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा सा मुझे फेवरेबल नहीं लगा।
ओके ठीक है, मुथूट को तो छोड़ रहे हैं क्योंकि इसका रेजिस्टेंस है। अगर आपको मैं चार्ट पे दिखा भी पाऊँ तो आपको क्लियर दिख भी जाएगा। हम इसके बारे में कोई सौदा कन्वर्ट नहीं कर रहे, बट आपको नोटिस ज़रूर करवा रहे थे कि एक बार आप मुथूट और साथ ही साथ कैन फिनोम्स पे ध्यान रख सकते हैं। कैन फिनोम्स थोड़ा और चल सकता है, बट मुथूट का जो रेजिस्टेंस है ना वो उसको डिस्टर्ब कर रहा है। ये इसमें दम नहीं अभी आ रहा है एक्चुअली। एक तो फॉल इतना ज़्यादा हुआ है और दम इसलिए नहीं आ रहा। आपको मैं ज़रा दिखाता हूँ, थोड़ा आप और स्क्वीज़ कीजिए तो आपको क्लियर होगा। आप यहाँ पे देखेंगे ये एवरेजनेस की फेल अटैम्प्ट हो रही है। एक बार कंसोलिडेट होने के बाद गया 200 दिन के एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया, फेल हो गया, नीचे आया। अब इतना स्ट्रगल कर रहा है कि इसके पास 50 दिन की एवरेज भी पार होनी हो रही है। हालांकि चांसेस ब्राइट हैं क्योंकि प्रीवियस लो ब्रेक नहीं हुआ। चांसेस ब्राइट हैं कि 50% को 50 एवरेज को ब्रेक कर देगा, ये जो ब्लू कलर की आप लाइन देख पा रहे हैं। बट स्टिल अभी रेजिस्टेंस है, इसलिए कहना जल्दबाजी है, सौदा भी कन्वर्ट ना करें। आपके पास ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी सन फार्मा में है, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी एशियन पेंट्स में है, और इस बीच पूरे मार्केट के सिनेरियो में जो कम सौदे रखेंगे तो आपका फ़ायदा ज़्यादा होगा क्योंकि आपको लीवरेज नहीं लेना पड़ेगा और आप अच्छे से उसको मेंटेन कर पाएंगे। स्विंग से परेशान नहीं होंगे क्योंकि आप खुद राहुल जी भी ये बात कह रहे हैं कि आगे चल के 4-5 दिन वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर रहेगी। अभी विक्स मेल्ट नहीं हुआ है, विक्स 20 के नीचे नहीं पहुंचा, अभी भी हाई वॉलेटिलिटी है मार्केट के अंदर। खैर आगे बढ़ते हैं सर, अब जरा मंदी के सौदे आपकी स्क्रीन पर लेके आते हैं। सर एक तो इंडस टावर, ये एक तो टूट रहा है, 1 से 1.25% नीचे है आज, और दूसरा JSW स्टील। हालांकि स्टील में तो ग्लोबली थोड़ा रिसेशन की खबरें उठती हैं तो ये सेगमेंट चलता नहीं है। तो एक बार जरा JSW स्टील को देख लो आप, और दूसरा इंडस टावर को सर। जी हाँ, देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील में यहाँ पर शॉर्ट करने की अच्छी जगह दिखाई देती है। 2 रीज़न है, एक तो 200 दिन का मूविंग एवरेज स्टॉक ने तोड़ा है। साथ ही में जो अगला सपोर्ट है सीधा ₹600 पर है, तो तकरीबन ₹26 के डाउनसाइड आपको इमीडिएट बेसिस में जेएसडब्ल्यू स्टील में देखने को मिल सकती है। इसे शॉर्ट करने की राय रहेगी। अगर मैं अक्टूबर फ्यूचर के हिसाब से अगर मैं लेवल बताऊँ तो 630 पर अभी अक्टूबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। 642 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट कीजिए, और हमें लगता है कि 605 तक के लेवल्स आपको नीचे में अक्टूबर फ्यूचर्स में देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों में आई थिंक बेहतर शॉर्ट जो है वो मेटल्स में रहेगा, जेएसडब्ल्यू स्टील। ओके ठीक है, JSW स्टील के अंदर अगर आप यहाँ पे शॉर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं। 3% का OI भी आज ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा इंटरेस्ट तो है, और ठीक एक्सपायरी से पहले सितंबर कॉन्ट्रैक्ट ही आप इसका देख पा रहे हैं जो भी आपके हमने स्क्रीन पर रखा है। ये अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट अगर आप शॉर्ट करें तो आपको ₹600 का टारगेट, 635 का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा, और अभी वो शॉर्ट होगा 629.75 पे। तो अक्टूबर सितंबर थोड़ा ध्यान रखिएगा। हाँ, अक्टूबर को शॉर्ट करेंगे तो आपको टाइम वैल्यू ज़्यादा मिल जाएगी। अब सितंबर की तो कल ही सीरीज़ एक्सपायर है तो आपको रोल की कॉस्ट आ जाएगी, तो इसलिए आप अक्टूबर का ही ध्यान रखिएगा। शॉर्ट करना है अगर करें तो 600 का टारगेट, 635 का स्टॉप है। रिस्क रॉड काफ़ी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं सर, 2 ऐसे शेयर हमने निकाले हैं जो कि अगले 48 घंटे के अंदर शायद थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग या चल सकते हैं, और टिपिकली थोड़े एक्सपायरी मोमेंटम वाले शेयर्स हैं सर। एक तो है HUL आज के तेज़ी वाले शेयर्स में, और दूसरा है डॉक्टर रेड्डीज़। एक बार जरा इन दोनों शेयर्स को आप देख लो, HUL और डॉक्टर रेड्डीज़, क्या इनमें और शॉर्ट कवरिंग और पुल बैक आ सकता है क्या सर? जी हाँ, देखिए HUL का सेटअप तो पोजिशनली बढ़िया है ही। मुझे लगता है कि यहाँ पर जब तक ब्रॉडर मार्केट थोड़ा सा स्ट्रगल करेगा तो यहाँ पर डिफेंसिव स्टॉक्स में खास करके FMCG में ट्रैक्शन पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ पर एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है, सेटअप है जिसका ब्रेकआउट 2730 के ऊपर है। तो 2730 के ऊपर मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा, इसे यहाँ पर भी बाय किया जा सकता है। लास्ट 3 दिन से लगातार हायर लो स्टॉक बना रहा है, तो 2643 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी, और मुझे लगता है कि यहाँ पर ₹2825 तक की जगह आपको हिंदुस्तान यूनिलीवर में देखने को मिल सकती है। तो जब तक ब्रॉडर मार्केट स्टेबलाइज नहीं होता है, आई थिंक इंटरेस्ट जो है डिफेंसिव में यहाँ पर बना रहेगा। ओके ठीक है, ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि जब तक मैक्रोस ठीक नहीं होते हैं तब तक आप डिफेंसिव कम ग्रोथ वाले शेयर्स पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। एक चीज़ में आपको HUL से जुड़ा हुआ तो नहीं है, खैर वो ब्रिटानिया से जुड़ा हुआ था। इस बार के जब क्वार्टरली नंबर्स आएंगे तो उसमें रूरल ग्रोथ आपको अच्छी दिखेगी, और आने वाले क्वार्टर्स में भी उसको लेकर अगर कमेंट्री आती है तो वो भी शायद अच्छी दिख सकती है, क्योंकि मानसून की ग्रोथ इस बार काफ़ी अच्छी पिकअप हुई है। तो जो खासकर FMCG कंपनियां, इनमें इसी क्वार्टर के अंदर जब नंबर्स आएंगे 8 अक्टूबर के बाद, तो आप देखेंगे एक तो उनके कॉस्ट का प्रेशर कम हुआ इस क्वार्टर के अंदर। पहले हाई कॉस्ट पे नंबर्स आए थे, उनके मार्जिन्स डिस्टर्ब थे, अब मार्जिन्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे अच्छे आने चाहिए सबके, और दूसरा रूरल ग्रोथ अच्छी आनी चाहिए। फेस्टिवल सीजन का डिमांड इनका अच्छा आना चाहिए। तो इससे सारे शेयर्स डिफेंसिव कम एग्रेसिव में इसलिए बोल रहा हूँ इन सभी शेयर्स को। 2800 2825 आपका टारगेट, 2643 आपका स्टॉप लॉस,
ये एचयूएल पे रिकमेंडेशन हो गई है। सर डॉक्टर रेड्डीज को छोड़ दें अभी, उसमें ना करें कन्वर्ट सौदे में अभी? जी, आई थिंक हमने सन फार्मा का ट्रेड लिया तो दोनों ट्रेडिंग के सेक्टर से नहीं लेंगे। आई थिंक यहाँ पर सन फार्मा का सेटअप दोनों में से ज्यादा बेहतर दिखती है। वो नो डाउट आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि फार्मास्यूटिकल सारे शेयर ना भर लिए जाएं, थोड़े डिवीजन के साथ डाइवर्सिफाइड होकर सौदे भरे तो ज़्यादा काम का है। आप नोट कर लीजिएगा 1000 तक का टारगेट है, 890 आपका एक स्टॉप लॉस है। राहुल जी अब आपकी बारी है, हमने तो आपसे शेयर जो पूछने थे पूछ लिए, अब आपको जरा आपकी ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए, वो हमारे से लगता है मैच करेंगी आपके आज की ट्रेडिंग कॉल्स। या रिम्पी जो आई थिंक दोनों ट्रेडिंग कॉल्स ऑलरेडी मैच कर गए हैं। फर्स्ट जो था हमारा एशियन पेंट्स पे कन्विक्शन बढ़िया है। देखिए रीजन सिंपल है, क्रूड ऑयल में करेक्शन है, कंजम्पशन की जो थीम है अक्टूबर महीने में बढ़िया चलनी चाहिए, और ओवरऑल एशियन पेंट्स की जो रिलेटिव सेटअप है निफ्टी के कंपैरिजन में वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि एशियन पेंट्स में आउट परफॉर्मेंस रहेगा। तो अगर आपको रिस्क एडजस्टेड कुछ करना है तो आप लॉन्ग एशियन पेंट शॉर्ट निफ्टी करके चल सकते हैं। आपको स्टैंड अलोन बाय करना है तो एशियन पेंट्स बाय करके चल सकते हैं। 3420 का स्टॉप लॉस रहेगा और तकरीबन 3700 तक के लेवल से हमें लगता है एशियन पेंट्स को देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सेटअप फार्मा में है, क्योंकि फार्मा एज एन इंडेक्स यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। सिप्ला में हमने देखा बहुत ही बेहतरीन मूव आया। मुझे लगता है सिमिलर सेटअप सन फार्मा में भी है, जहां पर हमें लगता है कि मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया निकलेंगे 930 के ऊपर, और 930 के ऊपर मुझे लगता है कि ये एक तरह से ब्लू स्काई टेरिटरी में जाएगा। 1000 रुपए तक के लेवल से हमें लगता है सन फार्मा में भी देखने को मिल सकते हैं। इसे बाय करके चलने की राय रहेगी 890 का सपोर्ट। फार्मा एशियन पेंट्स हमारे जो आज के दोनों तेजी के सौदे थे वही सर के आज के दोनों ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं। रीजनिंग आपके सामने है, टारगेट आपके सामने है। अच्छा राहुल जी आज समय तो नहीं है, बट मैं चलते चलते थोड़ा शॉर्ट में एक आंसर आपसे जाता हूँ। रिलायंस इंडस्ट्रीज में क्या करना है सर? आज का फिर से टॉप लूजर है ये चलेगा भी या नहीं चलेगा? देखिए 2350 का एक क्रूशियल सपोर्ट एरिया है। 2350 अगर टूट जाता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पर समय और लग जाएगा, करेक्शन एक्सटेंड होता हुआ दिखेगा। तो 2350 पे ध्यान दीजिएगा। 2360 अभी ट्रेड कर रहा है। अगर मार्केट को घूमना है तो डेफिनेटली रिलायंस की यहाँ पर भूमिका अहम रहेगी। लेकिन 2350 अगर टूटता है और आपके पास ट्रेडिंग पोजीशंस है तो एग्जिट करने की राय रहेगी। और हमें लगता है कि नेक्स्ट जो सपोर्ट है स्टॉक के अंदर सीधा 2240 के आसपास है। तो तकरीबन 120 110 रुपए तक की डाउन साइड और देखने को मिलेगी अगर ये लेवल टूटता है तो थोड़ा यहाँ पर वेट एंड वॉच जरूर रहेगा। स्टॉक ओवरसोल्ड टेरिटरी में बिल्कुल है। इसकी जो आरएसआई है काफी ओवरसोल्ड टेरिटरी बता रही है। तो जैसे जो हिसाब से यूएस मार्केट से आई थिंक रिलायंस की दशा थोड़ी बहुत वैसी ही है, काफी हेवीली ओवरसोल्ड टेरिटरी में ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए, बताने के लिए अलग अलग सौदे में समय क्या किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। खैर इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।